फिर कैरियर एप्लीकेशन, आप सभी का कैरियर एप्लीकेशन की बायोलॉजी की क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। क्या क्लास लाइव हो रही है? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आइए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी में स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र खत्म कर लिया था। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस अलग-अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं, सलाइवा लार क्या होता है, लार के पीएच का मान क्या होता है, प्रोटीन का पाचन कहां होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां होता है ना? ऐसे करके बाइल जूस क्या होता है, लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल अदा करता है, पैंक्रियास अग्नाशय जो ऑर्गन होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल अदा करता है, दांत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, छोटे बच्चों में कौन से दांत होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। सब कुछ क्लियर है? तो आइए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, करें स्टार्ट अपनी आज की क्लास। सब क्लियर है? ऑल क्लियर? यस मैम। देखो हमारे चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। नाम से क्लियर है, वो सिस्टम जो हमारे बॉडी में क्या करवाता है, जो डाइजेशन करवाता है। एक ऐसा तंत्र जो क्या करता है, जो डाइजेशन यानी पाचन का काम करवाता है ना? एक बच्चा क्या कह रहा है? मैम हम रिकॉर्ड क्लास देखते हैं। ठीक है, तो कहीं से भी देखो बेटा, रिकॉर्ड देखो चाहे लाइव देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है बच्चा, मैं साइकोलॉजी को एंड करके अभी लाइव आया हूं। अच्छा, पहले साइकोलॉजी में से पढ़ाया अभी तक, उसी चैप्टर में चल रहे हैं बेटा, उसके बाद दो चैप्टर खत्म कर दिया आपके मैम ने। चलो सुनो, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन्स का सिस्टम, ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे अंग जो हमारे बॉडी में डाइजेशन का काम करवाते हैं, जो हमारे बॉडी में पाचन का काम करवाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उन सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर हम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कहते हैं। सबसे पहले बेटा डाइजेशन का मतलब क्या होता है? बच्चों अगर मैं आपसे आम भाषा में पूछूं हम खाना क्यों खाते हैं, तो सब लोग मुझे ये बोलोगे मैं अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगी, और बिना एनर्जी के तो हमारे ऑर्गन्स हमारे काम ही नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि जो खाना खाया है उस खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे। और बिना एनर्जी के तो कोई भी ऑर्गन्स, फिजिक्स में पढ़ा है ना कि कोई भी काम बिना एनर्जी के नहीं होता है। तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो बिना एनर्जी के, बिना ऊर्जा के काम नहीं कर सकते हैं। तो हम जो खाना खाते हैं उस खाने से एनर्जी कैसे मिलती है वो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात यह है कि मैम डाइजेशन होता क्या है, पाचन क्या होता है। बच्चों हम जो खाना खाते हैं ना वो फूड के अंदर लार्जर मॉलिक्यूल्स खाते हैं। हम क्या खाते हैं? हम भोजन के बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स खाते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है बड़े-बड़े अणु खाते हैं। हमने जो खाना खाया वो क्या खाया है? वो लार्जर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में खाया है। या तो लार्जर मॉलिक्यूल्स बोलो या आप बोल दो हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है बेटा? जटिल भोजन, यानी कि हम बड़े-बड़े अणु खाते हैं। जबकि बच्चों आप जानते हो हमारा शरीर सबसे छोटी यूनिट किससे? सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। सेल तो इतना छोटा होता है कि उसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो सेल के पास जो भी आपने खाना खाया उसे एनर्जी कैसे मिलती है ना? ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो हम जो भी लार्जर मॉलिक्यूल्स खाते हैं फूड का, वो लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर देता है या तोड़ देता है। लार्जर मॉलिक्यूल्स को किसमें? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। भोजन के बड़े-बड़े अणुओं को भोजन के छोटे-छोटे अणुओं में तोड़ना डाइजेशन यानी पाचन कहलाता है। जो भी आपने बड़े-बड़े भोजन के मॉलिक्यूल्स खाए हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। और ये जो प्रोसेस होती है इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं बेटा? डाइजेशन कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है इस कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें बदल देता है? इजी फूड में बदल देता है, सरल भोजन में बदल देता है बेटा। तो अब बात आती है मैम डाइजेशन की परिभाषा क्या होता है? बेटा डाइजेशन की परिभाषा क्या होती है? पाचन की परिभाषा क्या होती है? ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डाइजेशन। भोजन के बड़े-बड़े अणुओं का भोजन के छोटे-छोटे अणुओं में टूट जाना भोजन का पाचन कहलाता है। या आप कह सकते हो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू इजी फूड। जो जटिल भोजन होता है उसको हम सरल भोजन में परिवर्तित करते हैं, उसी को भोजन का पाचन कहा जाता है। तो ब्रेकडाउन का मतलब होता है डाइजेशन, तोड़ना फोड़ना। किसको तोड़ना फोड़ना? जो भी हम खाना खाते हैं। बायोलॉजी में हम जो खाना खाते हैं उसको न्यूट्रिएंट कहा जाता है, उसे पोषक तत्व कहा जाता है। ऐसे तत्व जिनसे हमारी बॉडी का पोषण होता है, हमारी बॉडी में जिससे एनर्जी मिलती है ना? तो आप बताइए बेटा डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो भी लार्जर मॉलिक्यूल्स है उनका स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटना। आप लिख सकते हो, लिखिए परिभाषा क्या होती है डाइजेशन की? ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स of nutrients into smaller molecules of nutrients. Smaller molecules of nutrients is known as digestion. हिंदी में लिखो, भोजन के बड़े-बड़े अणुओं का या पोषक तत्व के बड़े-बड़े अणुओं का कैसे भी लिख सकते हैं आप? भोजन के बड़े-बड़े अणुओं का भोजन के छोटे-छोटे अणुओं में बदल जाना। भोजन के बड़े-बड़े अणुओं का भोजन के छोटे-छोटे अणुओं में टूट जाना। भोजन के छोटे-छोटे अणुओं में टूट जाना पाचन कहलाता है। छोटे-छोटे अणुओं में टूटना भोजन का पाचन कहलाता है। ये होगी बेटा डाइजेशन की परिभाषा। जो भी आपने खाना खाया उसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? उसे इजी फूड में, उसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब बात ये आती है कि मैम हमने खाना खाया, समझ लिया। ठीक है, खाना खाया तो खाने में हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, जटिल भोजन खाते हैं, जटिल अणु खाते हैं भोजन को। उनको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया, छोटे-छोटे अणुओं में तोड़ दिया, इजी फूड में तोड़ दिया। इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन, पाचन कहते हैं। और जो सिस्टम इसको करवाता है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो नाम से क्लियर है, पचाने वाला तंत्र। किसको पचाता है? खाने को। क्यों पचाता है? क्योंकि खाना हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड से एनर्जी नहीं मिलती है। हमेशा हमारी बॉडी में एनर्जी, ऊर्जा देने का काम इजी फूड करता है, सरल भोजन करता है। अब कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या है और इजी फूड का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करो बेटा। देखो हम चाहे वेज हो, चाहे आप लोग वेजिटेरियन हो, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली हम फूड के तीन ही मॉलिक्यूल्स खाते हैं खाने में। क्या-क्या खाते हैं? तो सुनिए बेटा, नंबर 1 पे खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। एक नंबर पे हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जिसको हिंदी में हम शर्करा कहते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या-क्या खाते हैं? आपने सब्जियां खाई, कोई मीठी चीज खाई, कोई फल फ्रूट खाया, शहद खाया, मिठाई खाई, है ना? सब्जियां खाई, रोटी खाई, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो अधिकतर हम किसके फॉर्म में खाते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं बेटा। ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रखना। एग्जामिनर कहता है ह्यूमन बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स हम किसकी फॉर्म में खाते हैं? स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। शायद आपने सुना होगा आलू में बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, और किसमें होता है? चावल में होता है, रोटी में होता है। जितने भी अनाज खाते हो उन सारे अनाज में स्टार्च होता है बेटा। मक्के में बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। साबूदाने को जब आप क्या करते हो? पानी से धोते हो तो एक लिक्विड सा निकलता है, थिक सा, है ना? सफेद कलर का गाढ़ा सा लिक्विड निकलता है, दूधिया कलर का, वो स्टार्च है। मक्के को जब धोते हो तो गाढ़े कलर का क्या निकलता है? थिक, मोटे कलर का, सफेद कलर का, क्या निकलता है? स्टार्च निकलता है। चावल को धोते हो तो व्हाइट सा पानी, दूधिया सा पानी निकलता है, वो स्टार्च होता है बेटा। ठीक है, तो हम अधिकतर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। अब बेटा ये जो स्टार्च होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? इस स्टार्च को तोड़ देगा। स्टार्च पहले टूटता है माल्टोज में। किसमें टूटता है बच्चों? माल्टोज में टूटता है। और फिर ये माल्टोज जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। तो बच्चों हमने जितनी भी कार्बोहाइड्रेट खाई है वो कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली जाके किसमें बदल रही है? ग्लूकोज में। और जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाए तो समझना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या खाया? हमने स्टार्च खाया। हमारी बॉडी में एनर्जी, ऊर्जा कौन देगा? ग्लूकोज। तो स्टार्च को किसमें तोड़ना पड़ेगा? ग्लूकोज में। कौन सा सिस्टम तोड़ेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? नेक्स्ट आप बताओगे बेटा, दूसरा हम फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। आपने सुना होगा दाल में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में, मूंगफली में प्रोटीन होता है, नॉनवेज में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो हम दूसरा जो न्यूट्रिएंट खाते हैं, जो खाने में खाते हैं, वो क्या प्रोटीन होता है? और पता है बच्चों ये प्रोटीन पहले टूटता है पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स के रूप में। पहले प्रोटीन किसके रूप में टूटता है? पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स के रूप में टूटता है। और फिर यही पेप्टाइड या प्रोटीन जो है जाके बदल जाते हैं किसके रूप में? अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। मैं कितनी बार पढ़ा चुकी हूं, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड होती है, अमीनो अम्ल होती है। तो हमने खाया प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। इस प्रोटीन को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें बदल देता है? अमीनो एसिड में तोड़ देता है। तो जब प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाए तो समझ लेना क्या हो गया? डाइजेशन कंप्लीट हो गया प्रोटीन का। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेज में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है ना? तीसरा सुनो, तीसरा हम खाते हैं तेल, घी, मक्खन, छाछ, दही, इन सब में होता है फैट, वसा
इसका कहीं दूसरा नाम होता है लिपिड्स। फैट बोलो या लिपिड्स बोलो बेटा, लिपिड्स का कॉमन नेम होता है वो फैट होता है बेटा। हमने तेल खाया, घी खाया, मक्खन खाया, चीज खाया, बटर खाया, है ना, छाछ पी, दही, इन सब में फैट होता है बेटा। और ये फैट पता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस फैट को तोड़ देता है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरोल में। किसमें तोड़ देता है? प्लस ग्लिसरोल में तोड़ देता है। आपने कभी किसी का ब्लड रिपोर्ट पढ़ा हुआ होगा तो डॉक्टर बोलता है आपने ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, आपने ग्लिसरोल बढ़ गए हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो अपनी डाइट में फैट कम खाओ, तेल घी कम खाओ, अगर आपने सुना हो तो, है ना। तो जो फैट होती है वो किसमें टूट जाती है? फैटी एसिड, जिसको वसीय अम्ल कहते हैं, प्लस ग्लिसरोल में टूट जाती है बेटा। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो हमने क्या खाया और हमारे बॉडी को क्या चाहिए। सुनिए जरा, मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? डाइजेशन करवाना, पाचन करवाना। अब पाचन किस किस का होता है वो समझने की कोशिश करो। डाइजेशन 3 मॉलिक्यूल का होता है। किस किस का होता है बेटा समझो। पहला कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में हम शर्करा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं और अधिकतर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो स्टार्च खाते हैं बेटा। तो स्टार्च तो कॉम्प्लेक्स है, इसको तोड़ना पड़ेगा। कौन तोड़ेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट में जाके स्टार्च किसमें टूट जाती है? ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज क्या देगा? एनर्जी देगा। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट यूनिट क्या है या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट किसको कहोगे? सबसे सरल शर्करा कौन सी होगी? ग्लूकोज होगी बेटा। ग्लूकोज से छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ऐसे ही हमने प्रोटीन खाया, जबकि प्रोटीन जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको तोड़ देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। और प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? अमीनो एसिड। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है? अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड हो जाती है। ऐसे ही मैं तीसरा आपको बताऊं क्या, तीसरा मैं आपको बताऊं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम फैट या लिपिड्स खाते हैं वो जाकर किसमें टूट जाती हैं? वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जाकर टूट जाती हैं। तो चाहे हम वेजिटेरियन हो चाहे हम नॉन वेजिटेरियन हो, अल्टीमेटली हम तीन तरीके के मॉलिक्यूल्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और इन तीनों का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन कर देता है। अब आप में से कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे कि मैम हम पानी भी तो पीते हैं। सुनिए जरा मेरे ध्यान से, एक सेंटेंस हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए बेटा। जिस भी मॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है, जिसका मेटाबॉलिज्म चापचाप होता है, सिर्फ वही एनर्जी देता है। पानी जो होता है, पानी से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। आप कितना ही पानी पी लो, 5 ग्लास पी लो, 10 ग्लास पी लो, पानी एनर्जी नहीं देता है, ऊर्जा नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वाटर डायरेक्टली हमारी सेल्स एब्सॉर्ब करती है। पानी का डाइजेशन नहीं होता है, पानी का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो जिस भी मॉलिक्यूल का, जिस भी कंपाउंड का मेटाबॉलिज्म चापचाप नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता, उससे एनर्जी निकलती है। तो एक बार एग्जामिनर ने पूछा एक ग्लास पानी में कितनी कैलोरीज एनर्जी होती है? जीरो, होती नहीं है। अगर पानी से एनर्जी मिलती तो हम खाना कभी नहीं खाते बेटा। हाँ, पानी के अपने अलग काम होते हैं। अगर आप मेरे से पूछो कि हम जो विटामिन खाते हैं, जो विटामिन खाते हैं, क्या इससे एनर्जी मिलती है? नहीं बेटा, विटामिन का भी हमारे बॉडी में डाइजेशन मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसलिए विटामिन से भी कोई एनर्जी नहीं मिलती। हाँ, विटामिन हम बीमारियों से बचने के लिए खाते हैं। अगर विटामिन सही नहीं लोगे तो विटामिन ए की कमी से आंखें धुंधली हो जाती हैं, आंखों में ब्लड दिखना शुरू हो जाता है, धुंधलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है। विटामिन डी नहीं खाओगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, है ना। ऐसे तो विटामिन से एनर्जी मिलती है, विटामिन का अपना अलग काम है। ऐसे बच्चा हम खाते हैं मिनरल्स, जैसे आपने सुना होगा दूध में कैल्शियम होता है, केले में पोटेशियम कैल्शियम होता है ना। तो ये क्या होते हैं? ये खनिज तत्व होते हैं, मिनरल्स। तो मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सबसे भी एनर्जी नहीं मिलती है बेटा। इन तीनों से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। तो एग्जामिनर आपसे घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछ ले, पानी में कितनी एनर्जी होती है, विटामिन में कितनी एनर्जी होती है, आपसे मिनरल्स में कितनी एनर्जी होती है, तो आपको बोलना है इनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी नहीं है तो क्या खाना है? या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट खाना है, क्योंकि ये तीनों ही हमें क्या देते हैं? इन तीनों का डाइजेशन होता है और जिसमें मॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है सिर्फ वही एनर्जी देता है हमें। तो हम एनर्जी के लिए खाने में ये तीन चीजें खाते हैं। अब बेटा एनर्जी कब मिलेगी? जब ये टूट जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, और टूट के देखो ऐसे, इनसे एनर्जी मिलती है हमें। अब बात ये आती है, हमें ये समझ में आ गया डाइजेशन होता क्या है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि डाइजेशन किसका होता है? 3 न्यूट्रिएंट का, 3 भोजन के अणुओं का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब बात ये आती है बेटा कि डाइजेशन करवाता कौन है? आप मुझे बता सकते हो डाइजेशन करवाता कौन है? बेटा डाइजेशन एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो बेटा डाइजेशन भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। और आपने सुना होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं, उत्प्रेरक डाल देते हैं, तो केमिकल रिएक्शन स्पीड पकड़ लेती है। तो ये भी केमिकल रिएक्शंस हैं। अगर मैं इनमें कोई कैटलिस्ट डाल दूं तो ये बहुत मतलब तेजी से होना शुरू हो जाएगी डाइजेशन की प्रोसेस। तो बच्चों एग्जामिनर पूछता है हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में कैटलिस्ट के तौर पे क्या काम आता है? तो आपको बताना है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स आर हेल्पफुल इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लिखो, एंजाइम्स क्या करवाते हैं हमारे बॉडी में? एंजाइम्स करवाते हैं डाइजेशन। एंजाइम्स पाचन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं बेटा। क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन करने का काम एंजाइम्स का होता है, तोड़फोड़ ब्रेक डाउन करने का काम एंजाइम्स का होता है बेटा। इसके बाद जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ाएंगे, डोंट वरी निखिल। हां, ओके, आगे बात समझ में। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेशन करवाते हैं। अब बच्चों हमारे बॉडी में एंजाइम्स को कहा जाता है बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स को कहा जाता है बायो कैटलिस्ट। बायो का मतलब होता है जैविक और कैटलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। मनुष्य के शरीर के बायो कैटलिस्ट, जैविक उत्प्रेरक, किसको कहा जाता है? एंजाइम्स को। बायो शब्द क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स बनाती हैं इन्हें। और कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देते तो क्या होता है? वो स्पीड पकड़ लेती है, वो बहुत तेजी से होना शुरू हो जाती है। तो आपसे पूछेगा डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? डाइजेशन यानी पाचन की प्रक्रिया में कौन सहायक होते हैं? एंजाइम्स सहायक होते हैं बेटा। एंजाइम्स को कहा जाता है बायो कैटलिस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर का जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ये एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? आपको बताना है मैम ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एक आधे एंजाइम को छोड़ दो, बाकी जितने भी सारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो हम लिख दें ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। हिंदी में लिखो अधिकांश सभी एंजाइम, या लिख दो एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो अगर मैं आपसे कोई भी एंजाइम का नाम बोलूंगी तो आप क्या समझ जाओगे? ये प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। नहीं, लिपिड से नहीं बनते बेटा एंजाइम, कहां से पढ़ा है आपने? हार्मोन्स लिपिड से बनते हैं, प्रोटीन एंजाइम नहीं बनते बेटा कभी भी, ठीक है। तो अगर हम बायोलॉजिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन जिसको हम डाइजेशन कहते हैं, इसके अंदर हमने कोई एंजाइम डाल दिया और वो एंजाइम किसका बना हुआ होगा? प्रोटीन का बना हुआ होगा। तो उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो एग्जामिनर पूछता है डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सहायक है? एंजाइम, प्रोटीन, फैट, कौन को एंजाइम करके आना। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? बायो कैटलिस्ट, जैविक या जैव उत्प्रेरक माना जाता है। इसका मतलब मैम ये वाला डाइजेशन का रिएक्शन है, इसमें यहां कोई एंजाइम काम आ रहा होगा? हां, वही एग्जाम का क्वेश्चन है। यहां कोई एंजाइम काम आ रहा होगा? जी हां। यहां कोई एंजाइम काम आ रहा होगा? हां जी। यहां कोई एंजाइम काम आ रहा होगा? हां जी। तो यही तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछा था प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? दूध का पाचन करवाने वाला कौन सा एंजाइम होता है? हमारी लार में, हमारे थूक में, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? हमारा अग्नाशय कौन सा एंजाइम बनाता है? फैट को जो लिपिड्स होता है उसको फैटी एसिड में बदलने का काम कौन करता है? तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। अजय यादव कह रहे हैं मैम समझ नहीं आ रहा है। बेटा कमेंट सेक्शन से हटके समझोगे तो समझ में आएगा, है ना। क्या पढ़ा दिया? चैप्टर शुरुआत करिए, परिभाषा समझा रही हूं, उसमें समझ में आ रहा तो आगे क्या समझ आएगा। ओके बेटा, तो आपको क्या पता लग गया डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन किसका होता है, कौन करवाता है डाइजेशन, किसका नहीं होता है डाइजेशन। इतनी बात समझ में आ गई? हां जी मैम आ गई। आगे चले, हां जी आगे चलते हैं। अब बात ये आती है बेटा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसे कैसे काम करता है, वो कैसे कैसे काम करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो भागों में बटा हुआ होता है, बहुत ध्यान से समझना। मैं एक फ्लो चार्ट बना के पहले ओवरऑल बता रही हूं आपको, फिर एक एक करके हमें पढ़ना है, आसान हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना। जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूं ऐसे पढ़ोगे तो। मैं पहले फोटो दिखाती हूं डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है और आप लोगों के लिए तो मैं एकदम ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम लेके आ रही हूं कि आप तुरंत समझ जाओगे। ये देखो, ये देखो, इससे पूरा समझा दूंगी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम।
आगे बात समझ में, थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ समझ में आएगा। अगर इतना भी अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा फिर कुछ नहीं कर सकती। ये देखो सारा बताऊंगी, लीवर, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत सब इसमें दिखा के समझा दूंगी, ठीक है। चलो सुनो, समझो, आओ मेरी बात को बड़ा गौर से समझिए। ये आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये है आपका पाचन तंत्र। ऐसे अब मुझे ये बताओ, डाइजेशन होता किसका है? खाने का। खाना सबसे पहले कहां खाते हो आप? मुंह में खाते हो, है ना? और कोई जुगाड़ नहीं है, कहीं से मुंह में खाते होंगे। तो मुंह में रखते हैं, हमारे मुंह के अंदर दांत होते हैं। दांत होते हैं, हाँ जी मैम। दांत क्या करते हैं? जो खाना आपने खाया है उसको छोटा छोटा तोड़ देते हैं, है ना? तोड़ देते हैं, हाँ जी। तो दांत भी हमें चक्कर पढ़ना पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से शुरू हो जाता है, ये माउथ मुंह है, और मुंह से लेकर एक लंबा 9 मीटर तक पूरा लंबा पाइप है, और ये खत्म होता है एनस पे, गुद्दे पे। समझो मेरी बात, कहां से? माउथ से, मुंह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है, पाचन तंत्र, और एनस जिसको गुद्दा कहते हैं हम, जहां से हम वेस्ट फूड को एक्सक्रीट आउट करते हैं, जहां से हम मल को बाहर निकालते हैं शरीर में, उसको हम एनस कहते हैं, गुद्दा कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये पूरा 9 मीटर लंबा पाइप है बेटा, ये पाइप अंदर से खोखला, ये देखो ये पूरा पाइप है। इस पूरे पाइप को एक साथ मिलाकर एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। सुनो जरा, डाइजेस्टिव सिस्टम दो भागों में बटा हुआ होता है। इधर आता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में कहते हैं हम आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल को क्या कहते हैं? आहार नाल। आहार का मतलब होता है बेटा भोजन, नाल का मतलब नली, ट्यूब। एक 9 मीटर लंबा पाइप है हमारी बॉडी में, जी हाँ 9 मीटर लंबा होता है। फिट में लिखा हुआ होता है तो अप्रॉक्स 33 फीट लंबा पाइप होता है, ठीक है। ये कहां से शुरू होता है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का पहला ऑर्गन माउथ होता है, जिसको आप मुख या मुंह बोल सकते हो बेटा, यहां से शुरू होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू हुआ? मुंह से। कहां खत्म हुआ? एनस तक। कितने मीटर लंबा पाइप है? 9 मीटर लंबा पाइप, ठीक है, हाँ जी। अब दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? दूसरी तरफ हम लिखेंगे ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स बनाते हैं। क्यों मैम? क्योंकि डाइजेशन कौन करवाता है? एंजाइम करवाते हैं। एंजाइम के बिना पचेगा नहीं, तो बेटा दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? दूसरी तरफ हम लिखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को कहते हैं पाचन करवाने वाली ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां जो पाचन करवाने में सहायक होती हैं, पाचन करवाने वाली ग्रंथियां, करवाने वाली ग्रंथियां। ये वो ग्रंथियां होती है बेटा जो एंजाइम्स बनाकर हमारे खाने में ट्रांसफर कर देती हैं, और जिसकी वजह से हमारे फूड का डाइजेशन होता है। तो एक तरफ हमने क्या लिखा? जहां पे खाना जाता है। सुनो बच्चों, ये जो 9 मीटर लंबा पाइप है ना, इसमें खाना जाता है। ये पाइप ये देखो यहां से शुरू हुआ, फिर पेट, फिर छोटी आंत, फिर ये बड़ी आंत, फिर लास्ट में एनस। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में ऑर्गन्स होते हैं, और इन ऑर्गन्स में खाना जाता है। फिर इस खाने को पचाने में हेल्प कौन करती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या बनाती हैं? ये ग्लैंड्स एंजाइम्स या कोई जूस बना रही होती है। जूस का मतलब पीने वाला जूस नहीं है, यहां पे जूस का मतलब रसी होता है हिंदी में, लेकिन इस जूस का मतलब होता है जिसमें या तो एंजाइम हो या ये जूस डाइजेशन में हेल्प करे, ठीक है। चलो सुनो, मैंने कहा सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू हुआ? आहार नाल कहां से शुरू होता है? माउथ, मुंह से शुरू होता है। अब बताओ माउथ में कौन कौन से ऑर्गन हैं? हमारे माउथ में दांत होते हैं, टीथ होते हैं, हाँ जी मैम। तो दांत हमें पढ़ना पड़ेगा, जी हाँ। दांत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें हमने पढ़ेंगे। हाँ बेटा 33 फीट होता है, 30 से 33 फीट होता है, ठीक है। ओके, 9 मीटर लंबा होता है। किसी की लंबाई ज्यादा होती है तो उसमें 33 तक होता है, किसी में 30 फीट तक रह जाता है। ये थोड़ा सा आपकी हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो ओके, चलो सुनो, तो माउथ में कौन है बेटा? माउथ में दांत हो गए। दूसरा मुंह खोलो, क्या दिखेगा? जीभ दिखेगा, तो हमें यहाँ पे जीभ के बारे में पढ़ना है। और तीसरा हमारे मुंह में क्या होते हैं बेटा? हमारे मुंह में होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, लारीय ग्रंथियां। अब लारीय ग्रंथियां लार बनाती है, लार में क्या होता है? एंजाइम। तो माउथ के आगे यहाँ लिखो डाइजेस्टिव ग्लैंड के नीचे कि मुंह में जो ग्रंथियां होती है उनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। कौन सी ग्लैंड्स कहते हैं बेटा? सलाइवरी ग्लैंड्स। हिंदी में लिखेंगे लारीय ग्रंथि। तो हमें पढ़ना पड़ेगा लार क्या होता है, कौन कौन सी ग्रंथियां बनाती है, कैसे लार बनता है, कितना बनता है, ठीक है। अब मुंह का खाना कहां जाता है? हमारे गले में एक पाइप होता है। जैसे आपने मुंह के अंदर खाना खाया, दांत क्या करते हैं? उस फूड की कटिंग, बाइटिंग, ग्राइंडिंग, पीसने का, तोड़ने का काम करते हैं। फिर आप खाने को निगल लेते हो, खाना निकला कहां गया? इस पाइप में। इस पाइप को क्या कहते हैं? फूड पाइप। इस फोटो में देखो आप, इस पाइप को क्या कहेंगे? फूड पाइप। ये रहा फूड पाइप, ये रहा फूड पाइप। देखो मुंह में कौन सी ग्रंथियां? सलाइवरी ग्लैंड्स। नाम समझ में आ गया? हाँ जी मैम। हमारे मुख में लारी ग्रंथियां होती हैं, तो हम पढ़ाएंगे आपको कौन सी लारी ग्रंथियां होती हैं, कितनी होती हैं, ठीक है। चलो अब सुनो, माउथ का खाना कहां जाता है? इस पाइप में। 25 सेंटीमीटर लंबा पाइप होता है, इसको फूड पाइप या ईसोफेगस कहते हैं। तो लिख दो एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा ऑर्गन कौन सा हो जाता है? दूसरा ऑर्गन कहलाता है ईसोफेगस। लिखा जाता है ओसे प्रोनाउंस होता है तो ई से होता है। इसको बोलते हैं बच्चा फूड पाइप। फूड पाइप का नाम है ईसोफेगस, और फूड पाइप को हिंदी में क्या बोलेंगे? भोजन नली। वो नली जो भोजन को पेट तक पहुंचाती है। अब बेटा ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते हैं। ये तो एक पाइप होता है जिस पाइप का काम क्या होता है? जो खाना मुंह से आया उसे कहां पहुंचाना? पेट में पहुंचाना। तो अब एलिमेंट्री कैनाल का तीसरा ऑर्गन कौन सा हो गया? स्टमक। सारा का सारा खाना कहां गया? स्टमक में आ गया, पेट में आ गया। आप पेट लिखो या अमाशय लिखो या जठर लिखो, हिंदी में सारे ही नाम चलेंगे। सारा खाना कहां गया? पेट में आ गया बेटा। अब पेट में जो ग्रंथियां होती हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं स्टमक में, जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, वो इसके सामने लिखो। तो हमारे पेट में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं बेटा। कौन सी ग्लैंड्स? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिनको हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथियां। एग्जाम में पूछा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन से ऑर्गन में होती है, तो बेटा आप खाना ज्यादा खा लेते हो तो गैस कहां बनती है? पेट में। तो पेट में होती है, ठीक है। चलो अब पेट का खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें जाता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारी बॉडी में दो आंतें होती हैं, एक होती है छोटी आंत, एक होती है बड़ी आंत। सुना होगा आंतड़ियां किसी की टूट गई हैं, है ना? छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर आपको यहां पर लीवर पेंक्रियास के बारे में पढ़ना है। स्मॉल इंटेस्टाइन से दो ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं जिनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। नंबर 1 पे होता है लीवर यकृत, और नंबर 2 पे होता है पेंक्रियास, जिसको अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? लीवर एंड पेंक्रियास, यकृत और अग्नाशय। ये दोनों क्या होती हैं? ये दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। ये पाचन करवाने वाली ग्रंथियां होती हैं। आगे बात, हाँ जी मैम। अब जाता है खाना कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। दो आंतें होती है बेटा, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इनको डिटेल में। छोटी आंत, बड़ी आंत। अब बड़ी आंत, छोटी आंत में खाना पच जाता है। अब बड़ी आंत में कोई डाइजेशन नहीं होता है, तो इसके सामने कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है। अब बड़ी आंत का जो आखिरी हिस्सा है, उसका छोटा सा जो मुंह है, उसको एनस कहते हैं। 6 नंबर पे पढ़ेंगे हम एनस, जिसको हिंदी में हम गुद्दा कहते हैं। ये लो बच्चों, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये जो फोटो है ना, इसी को मैंने फ्लो चार्ट में बना दिया। अब इस फोटो को समझो, समझिए जरा कैसे। देखो ये आपका मुंह है, मुंह में आपने खाना खाया, ठीक है। मुंह में दांत होते हैं, जीभ होता है, पढ़ना पड़ेगा। और मुंह में जो ग्रंथियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, लारी ग्रंथियां जो लार बनाती हैं। ओके, हाँ जी मैम। अब मुंह का खाना कहां गया? फूड पाइप में। फूड पाइप भोजन नली का नाम क्या होता है? ईसोफेगस हो गया। इस पाइप का काम क्या है? सारे खाने को पेट में छोड़ना। ये आपका पेट है बेटा, पेट। अब पेट में जो ग्रंथियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां। पेट का सारा खाना आगे जाता है इस आंत में। इस आंत को बोलते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से दो ग्रंथियां कनेक्टेड होती हैं। कौन कौन सी? देखो एक दिखा रखा है लीवर, एक दिखा रखा है पेंक्रियास, यकृत और अग्नाशय। तो हमें ये पढ़ना है। फिर छोटी आंत का खाना सारा इस बड़ी आंत में जाता है। ये बड़ी आंत होती है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी मुंह, इसी को आप एनस कहते हो, ये देखो गुद्दा कहते हो। तो आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे नाम। हाँ जी मैम, सारे नाम समझ में आ गए। आगे चलो सुनो, अब इस फोटो पे आओ, बड़ी गौर से मेरी एक बात सुनना। खाना जो खाते हो ना, वो इन सारे ऑर्गन में जाता है। इनमें खाना जाता है बेटा, मुंह में खाना, फिर फूड पाइप में, फिर पेट में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर जितना भी आपका वेस्ट फूड है, खराब खाना है, उसको एनस गुद्दा से बाहर निकाल देते हो। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना, लीवर में खाना नहीं जाता है, लीवर तो बाईपास ले जाता है। इसमें देखो आप, देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, ये आपका लीवर है ब्राउन से कलर का, ये पेट है, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। दिख रही है? दिख रही होगी आपको बहुत अच्छे से। अब
आप देख सकते हो, देखो बेटा ये लीवर है, ठीक है, ये पेट है, ये छोटी आंत है, ये घूम के आ रहा है, ये बड़ी आंत है। तो लीवर में कभी भी खाना नहीं जाता है, पेंक्रियाज अग्नाशय में कभी खाना नहीं जाता है, खाना इधर है बेटा। लीवर और पेंक्रियाज अपने जूस, अपने रस खाने में डाल देते हैं, कहां? छोटी आंत में, क्योंकि ये किससे जुड़े होते हैं? ये दोनों की दोनों ग्रंथियां हमारी छोटी आंत से जुड़ी हुई होती हैं। तो कभी ये मत सोचना कि लीवर में खाना जा रहा है, लीवर तो बाईपास रहता है बेटा, लीवर में खाना नहीं जाता है, लीवर अपना जूस खाने में भेजता है छोटी आंत में। पेंक्रियाज अग्नाशय में खाना नहीं जाता है ना, अग्नाशय में खाना नहीं जाता है, अग्नाशय क्या करता है? अपना जूस, अपना रस खाने में छोटी आंत में भेजता है। तो किसी बच्चे को ये ना लगे कि मैम लीवर पर लीवर में क्या भोजन जाता है, खाना जाता है? नो, खाना लीवर में नहीं जाता। आगे बात समझ में? अब मेरी बात के कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दो। अगर आपसे पूछे एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होता है, आहार नाल कहां से शुरू होता है, तो कहां से? मुंह से शुरू होता है। दूसरा क्वेश्चन सुनो, हमारे मुंह में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो क्या बताओगे बेटा? हमारे मुंह में लारीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे पेट में कौन सी ग्रंथियां होती हैं, तो क्या आंसर करके आओगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। आपसे पूछे छोटी आंत से कौन सी दो डाइजेस्टिव ग्लैंड जुड़ी हुई होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सी दो डाइजेस्टिव ग्लैंड कनेक्टेड है, तो क्या करके आओगे? यकृत और पेंक्रियाज, ठीक है। बाद में आपसे पूछे छोटी आंत का खाना कहां जाता है? बड़ी आंत में। ये सीक्वेंस है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये 1 नंबर पे यही आएगा, 2 नंबर पे यही आएगा, 3 नंबर पे यही आएगा, 4 नंबर पे यही आएगा, 5 पे यही आएगा, 6 पे यही आएगा। कभी-कभी ये सीक्वेंस पूछ लेता है एग्जामिनर कि कैसे कैसे खाना जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में? किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी बातें जानने में। इसी फोटो को मैंने आपको बना के दिखा दिया बेटा फ्लो चार्ट में, ये देखो, ये पूरी फोटो। चलिए अब आगे एक एक करके पढ़े। हाँ जी मैम, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल मुंह से शुरू होकर आने तक खत्म होता है, 9 मीटर, 9 या 9.25 मीटर लंबा, 30 से 33 फीट लंबा पाइप होता है, जिसके अंदर खाना जाता है। ये पाइप पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। और जब कभी भी इस एलिमेंट्री कैनाल में प्रॉब्लम होती है तो एंडोस्कोपी की जाती है। अभी एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एंडोस्कोपी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अगर कहीं पर भी आपके पेट में कुछ गड़बड़ होती है तो मुंह से एक लंबा सा पाइप लगाते हैं, उस पाइप के ऊपर कैमरा लगा होता है, वो कैमरा इस पाइप के अंदर पूरा जाता है और उस कैमरे के बाहर एक सीपीयू लगा होता है, कंप्यूटर लगा होता है, उसमें बाहर फोटो दिखाता है वो कैमरा कि यहाँ पे गड़बड़ है। मान लो पेट में कहीं अंदर छाले हो गए, उन छाले फूट के खून निकल गया, तो वो एंडोस्कोप दिखाता है कि इस हिस्से में प्रॉब्लम हो गई, यहाँ से खून निकल रहा है, तो फिर वहीं का ट्रीटमेंट के डॉक्टर दवाइयां देते हैं आपको। उसको क्या कहा जाता है? इसको एंडोस्कोपी कहा जाता है। एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर की तरफ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, अंदर कहीं छाले हो गए, कहीं इंटरनली कोई डैमेज हो गया, ऑर्गन आंतरिक फट रही है, आंतरिक फूल गई है, तो उसके लिए एंडोस्कोपी की जाती है, राइट। ये अभी क्वेश्चन आया एनटीपीसी का पेपर चल रहा है, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए आगे बात समझ में? जी हाँ मैम। अब आइए जरा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। क्या बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कौन कौन सी फेजेस में कंप्लीट होता है, तो लिखेंगे फेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की अवस्थाएं। फेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन सी फेज है? एक नंबर पे कौन सी फेज है एग्जाम में पूछा था, तो लिखो पाचन तंत्र की अवस्थाएं। पाचन तंत्र की अवस्थाएं। बच्चों मुझे ये बताओ, किसको पचाना है? खाने को। अब खाना तभी पचेगा ना जब आप खाओगे, बिना खाए तो कुछ चीज पच ही नहीं सकती है। तो जैसे ही आपने रसोई में बना के कुछ चीज मुंह में खा ली, इसको नाम दिया जाता है इंजेशन। क्या नाम देते हैं? इंजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की फर्स्ट फेज क्या कहलाती है? इंजेशन। इंजेशन शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? इंजेशन का मतलब होता है अंतर ग्रहण। अंतर ग्रहण कर लिया किसको? भोजन को। अरे जो भी आपको खाना खाना है उसको मुंह में रख लिया आपने, केला खाया, तो ये केला मुंह के अंदर रखने की ये जो प्रोसेस है इसको इंजेशन कहते हैं बेटा। इसको क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। इनटेक ऑफ फूड इज नॉन एज इंजेशन। भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? भोजन ग्रहण करना इंजेशन कहलाता है। हो गया, खाना खा लिया मुंह में, अब मुंह से ही डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है, उसको पचाना शुरू कर देता है, दांत तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो नंबर 2 पे जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की फेज आती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा डाइजेशन। खाना खाया, खाने के बाद पाचन शुरू हो जाता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब डाइजेशन हो गया। अब तीसरा, जो खाना खाया है वो पच गया, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है बेटा। आप खुद सोचिए, ब्रेन हमारा यहाँ है, किडनी हमारी यहाँ है, ब्रेन किडनी दोनों को एनर्जी चाहिए, है ना? चाहिए। बिना एनर्जी के तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। अब ब्रेन के पास एनर्जी कैसे पहुंचती है? अब एनर्जी मिलती कहां से? जो खाना खाया उसका पच जाता है तो हमें एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी कब मिलेगी? जब उस पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा जो फेज होता है इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं बेटा। इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। और अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में होता है बेटा। आगे पढ़ाएंगे आपको। हमारी छोटी आंत में उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको विलाय कहते हैं। वहां पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पे पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अब जो फोर्थ फेज आती है इसको कहा जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन सबको हिंदी में कहा जाता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण बेटा, जो भी खाना खाया उसका पाचन हो गया, पाचन होने के बाद पचा हुआ भोजन खून में घुलता है, और खून तो आप जानते हैं 24 घंटे 7 दिन यहां से लेकर नीचे टखने तक पूरा आपका बॉडी में ऐसे सर्कुलेट हो रहा होता है। तो जो भी पचा हुआ भोजन है उसका खून में मिक्स होना और हमारे सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचना एसिमिलेशन कहलाता है। मैंने कहा ना ब्रेन के पास कैसे पहुंचता है एनर्जी वाले कंपाउंड्स। तो जो भी खाना पचा उसका अवशोषण हो गया, खून में घुल गया, और खून ने कहां पहुंचा दिया? ब्रेन के पास। तो हमारे ब्रेन के पास ग्लूकोज कौन पहुंचाता है? खून। अमीनो एसिड कौन पहुंचाता है? खून पहुंचाता है ना? फैटी एसिड कौन पहुंचाता है? ब्रेन के पास खून पहुंचाता है। तो ये जो भी आपका पचा हुआ भोजन था वो खून के अंदर मिक्स हो गया और वो हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन के पास पहुंच गया। इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। खाया, पच गया, एनर्जी मिल गई। अब जो नहीं पचा वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो पचा नहीं है, जिस फूड का डाइजेशन नहीं हुआ है, वो वेस्ट फूड में बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है? मल में बदल जाता है, और उसको हम हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और इस शब्द को बोलते हैं ईजेशन। ईजेशन, ईजेशन कहते हैं किसको? आप बोलोगे बेटा उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन या ईजेशन कहते हैं। ईजेशन शब्द का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट फूड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। जो अपशिष्ट भोजन है उसको अपनी बॉडी से, अपने शरीर से बाहर निकाल देना ईजेशन कहलाता है। सुनो जरा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुनो, ये इंजेशन है। इंजेशन का मतलब होता है खाना खाना, ईजेशन का मतलब होता है खराब खाना बाहर निकालना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की 5 फेज होती है। तो एग्जामिनर पूछे डाइजेस्टिव सिस्टम की पहली फेज का नाम क्या है? पहली अवस्था इंजेशन कहलाता है। इंजेशन का मतलब क्या होता है? खाना मुंह में खाना, जो भी खाना आप खा रहे हो, फिर उस खाने को पचाना, पचने के बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। फिर जिस चीज का अवशोषण हुआ है वो खून में घुलता है, किसमें? ब्लड में, खून में घुलता है, और हमारे बॉडी की सारे के सारे ऑर्गन्स के पास पहुंच जाता है। तो पचा हुआ भोजन हमारे ब्रेन, हमारे किडनी, हमारे हार्ट तक किसके थ्रू पहुंचता है? खून के थ्रू, ब्लड के थ्रू पहुंचता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, स्वांगीकरण कहते हैं। और जो नहीं पचा वो वेस्ट फूड में बदल जाता है, और उसे क्या कर देते हैं? हम रिमूव कर देते हैं। इसको नाम दिया जाता है ईजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की फर्स्ट फेज इज इंजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज ईजेशन। इन फेजेस में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। ये एक एक करके सारी पढ़ेंगे, 4 से 5 क्लास लगेगी इस चैप्टर को खत्म करने में। लेकिन जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका एक भी डाउट, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये सारे आगे समझ में आएंगे, ये सारे शब्द आपको समझ में आ जाएंगे। अब मुझे एक बात बता दो, अगर आपसे मैं पूछ लूं डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्टेड बाय व्हिच ऑर्गन? पाचन तंत्र की शुरुआत किस ऑर्गन से होती है? तो फटाक से बता दो मुझे। मैं लिख सकती हूं डाइजेशन इज स्टार्टेड बाय माउथ। सही लिखा है? जल्दी बताओ। डाइजेशन इज स्टार्टेड बाय माउथ। या तो लिख दो डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्टेड बाय माउथ या डाइजेशन इज स्टार्टेड बाय माउथ, है ना? तो क्या लिखूं? पाचन की शुरुआत मुख से हो जाती है। लिख दीजिए पाचन या पाचन तंत्र की शुरुआत, दोनों सही है। पाचन तंत्र की शुरुआत हमारी मुंह से ही हो जाती है बेटा। शुरुआत कहां से हो जाती है? मुंह से हो जाती है, मुंह से हो जाती है। अब आप बोलोगे मैम क्यों हो जाती है मुंह से? अरे बच्चों मुंह में खाना खाते हो तुरंत आपके दांत चबाना शुरू कर देते हैं, खाने को तोड़ना शुरू कर देते हैं, और तोड़ना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में नंबर 1 पे कौन सा ऑर्गन पढ़ेंगे? एक नंबर पे पढ़ेंगे हम माउथ। अब सुनो बच्चों, इसे माउथ बोलो।
या इसका दूसरा नाम होता है माउथ कैविटी, मुख गुहा। अब मैं मुख गुहा क्या होती है, आप मुंह खोलो, आ करो, आ करोगे तो ये जो हिस्सा है देखो, आ, ये हिस्सा इसे माउथ कैविटी, या इसी का दूसरा नाम होता है बकल कैविटी, जिसे हम बकबक करते हैं ना, इसी को मुख गुहा कहते हैं। इसी का एक नाम और होता है ओरल कैविटी। डॉक्टर बोलते हैं दवाई ओरली देनी है, ओरली का मतलब मुंह में पिलानी है, दवाई लगानी नहीं है, कहीं पिलानी है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे, शिवम पूछ रहे हैं, बेटा अभी तो पढ़ाया, मुंह डाइजेस्टिव ऑर्गन है, फूड पाइप, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब तो आते हैं। तो या तो माउथ बोलो, या माउथ कैविटी बोलो, या बकल कैविटी बोलो, या ओरल कैविटी। तो आपसे एग्जाम में पूछे पाचन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। जी हां मैम, कोई भी ऑप्शन मिल सकता है ना। और अब माउथ में हमें तीन चीजें पढ़नी होती हैं बेटा। देखो हम माउथ में क्या क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 पे पढ़ेंगे दांत। दांत इसी चैप्टर में आ जाते हैं बेटा। दांत क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, दांत टूटना क्यों शुरू हो जाते हैं, दांतों में कीड़ा लगना क्या होता है, बच्चे में कौन से दांत होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर हमारे मुंह में दूसरा जो ऑर्गन है उसको बोलते हैं टंग। जीभ क्या करती है, जो भी खाना खाया उसके टेस्ट की पहचान करवाती है, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, कैसा खाया है। और माउथ में तीसरा होता है सलाइवा। सलाइवा जिसको हिंदी में हम लार कहते हैं। लार क्या होता है, कैसे बनता है, सारा पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात समझो। ठीक है, आगे बात समझो। ऑर्गन क्या होता है, कौन है आदर्श, बेटा ऑर्गन वही होता है जिससे तुम अभी टाइप करके मैसेज भेज रहे हो। अब तुम ये बताओ ऐसे बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। आदर्श प्रजापति आप पहली बार क्लास में आए हैं क्या, पूछ रहे ऑर्गन क्या होता है। बेटा ये आंख है आपकी ऑर्गन है, मुंह आपका ऑर्गन है, ब्रेन आपका ऑर्गन है, अंग है, ठीक है, ये गले में पाइप है ऑर्गन है, हाथ है ऑर्गन है, पांव है ऑर्गन है, हार्ट ऑर्गन है, पेनक्रियास ऑर्गन है, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, आदर्श प्रजापति जी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू होता है बेटा, माउथ से, या माउथ कैविटी या बकल कैविटी। तो एक एक करके ये तीनों हम कल पढ़ेंगे। सबसे पहले दांत, फिर जीभ, फिर सलाइवा पढ़ेंगे। अब फटाक से समझ लो आज मैंने क्या पढ़ाया। आज मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया और मैंने कहा वो सिस्टम जो डाइजेशन करवाता है, जो पाचन करवाता है। डाइजेशन क्या होता है मैम, ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो भी हम खाना खाते हैं वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल खाते हैं, ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल में खाते हैं। इन बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना ऐसे क्या कहलाता है, भोजन का पाचन कहलाता है। ठीक है, अब पाचन करवाता कौन है, मैंने कहा पाचन करवाते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के। पाचन होता किसका है, कार्बोहाइड्रेट्स, शर्कराओं का पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा, फैट यानी लिपिड्स का पाचन होगा। करवाएगा कौन, या तो कोई एंजाइम या कोई जूस। आगे बात समझ में। फिर मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है। पहले पार्ट को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। 9 मीटर लंबा पाइप है हमारे बॉडी में अंदर की तरफ, जो मुंह से शुरू होता है, एनएस गुद्दे पे खत्म होता है। ये 9 मीटर लंबा पाइप में सारे ऑर्गन्स आते हैं बेटा। इन सारे ऑर्गन्स में खाना जाता है, इन सब में खाना जाता है जो आप खाते हो। सबसे पहले मुंह, फिर इसोफेगस, फिर पेट, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और फिर वेस्ट फूड को एनएस से बाहर निकाल देते हो। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि इस यहां खाना जाता है, अब खाने को पचाता कौन है, कोई एंजाइम या जूस। तो एंजाइम और जूस कौन कौन सी ग्रंथियां बनाती हैं, ये ग्रंथियां बनाती हैं चारों, ये चारों ग्रंथियां बनाती हैं। तो ये चारों हमें पढ़ने हैं। तो मुंह में कौन सी ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स, लाली ग्रंथियां। पेट में कौन सी, गैस्ट्रिक ग्रंथियां। छोटी आंत से कौन सी दो ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, यकृत और अग्नाशय, लीवर एंड पेनक्रियास, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होते हैं। फिर मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम 5 फेज में कंप्लीट होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इन सब का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कहां से हो जाता है, मुंह से। तो मुंह में दांत पड़ेंगे, जीभ पड़ेंगे और ये पड़ेंगे। ठीक ठीक है, यहां से हम कल शुरू करेंगे क्लास। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो पढ़ने में। हां बेटा केमिस्ट्री क्लास हो गया, बिल्कुल होगी। मैं कितनी बार बताऊं आपको, टेक्निकल टीम से भी बोल दिया मैंने कि भाई साहब तुम लोग बच्चों को वहां पे डेज डाल दो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में केमिस्ट्री क्लास होगी बेटा। अब बताओ, अजय याद करें, बेटा मत बोलिया करें बेटा, अगर तुम मेरे से ज्यादा बड़ी उम्र के हो तो कोई बात नहीं है, तुम मत सुना करो बेटा। ठीक है, बताओ कोई डाउट आज की क्लास में। मैं बहुत आसान करके आपको ये चैप्टर समझा रही हूं। एक एक क्वेश्चन कर लोगे आप, एक एक क्वेश्चन आप कर लोगे। जब मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया तब 4 क्लास लगेंगे चैप्टर खत्म करने में। कैटाबोलिक क्या होता है बेटा, केमिस्ट्री में हिमांशु आप पढ़ते हो, दो टाइप की रिएक्शन होती है, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है बड़े का छोटे में टूटना। तो डाइजेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक रिएक्शन, छोटे जुड़कर बड़ा बनाते हैं, उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। ओके बच्चों, मैम आपकी किताब कौन सी है, सत्य बेटा मेरे YouTube पे सर्च करना। कल ही मैंने अपनी जनरल साइंस की बुक का एक वीडियो अपलोड किया है। मेरे YouTube चैनल का नाम है फ्यूचरफुल कोचिंग। ठीक है, कल ही मैंने अपनी किताब का जनरल साइंस की बुक जिसके ऊपर 50% डिस्काउंट लगा हुआ है अभी, उसका वीडियो अपलोड किया है, वहां जाकर देखना, पूरी इंफॉर्मेशन उस वीडियो से समझ में आ जाएगी, है ना। इसमें कल की तारीख में, कल 12 जून था ना, इसकी जनरल साइंस की बुक का एक वीडियो अपलोड करा है बेटा। जब मैं पढ़ाती हूं तो किसी भी तरीके से कोई बैच या कोई किताब को प्रमोट नहीं करती हूं, मैं सिर्फ पढ़ाने आती हूं। अगर आपको बुक के बारे में जानना है तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, हाँ मेरी बुक है जनरल साइंस इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में, थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, वन लाइनर, सब कुछ है इस किताब के अंदर। इस किताब के लिए वीडियो देखना, क्लास में बार-बार मुझे परेशान मत करो, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूं तो मैं ये फालतू की ये प्रमोशन नहीं करती इन चीजों को। इन चीजों के लिए YouTube है। ठीक है, आपके प्राइस क्या है बेटा, मैंने बताने वाली आपके प्राइस क्या है, लेकिन इतना बताती हूं अभी 50% का डिस्काउंट लगा हुआ है 19 जून तक उसके ऊपर। बेटा टाइम खराब नहीं करते, किताब के बारे में नहीं पढ़ाती हूं, पढ़ाने आई हूं तो पढ़ा के जाऊंगी। किताब के लिए जानना है YouTube है, इन सब के लिए YouTube प्लेटफॉर्म इसीलिए होता है, बैच की जानकारी के लिए, किताब की जानकारी के लिए, टेस्ट सीरीज की जानकारी के लिए, नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए। अगर आप पेड कोर्स में पैसे देके आपने खर्च किए हैं, बैच ज्वाइन किया तो आप सिर्फ पढ़ाने का काम होना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं अजय जी कल की क्लास में बताएंगे आपको। ठीक है।